बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बीज प्रकीर्णन की परिभाषा, उसकी आवश्यकता और बीज प्रकीर्णन में जो सहायक कारक है उसमें वायु द्वारा प्रकीर्णन को विस्तार से पढ़ा था। आज हम बीज प्रकीर्णन में सहायक जो अन्य कारक है उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम जल के द्वारा प्रकीर्णन। फर्स्ट हमने पढ़ा था वायु के द्वारा प्रकीर्णन, अब हम पढ़ेंगे जल के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है वो हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बीजों का प्रकीर्णन जल की सहायता से संपन्न होता है तो यह जल द्वारा प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, जलीय पादप जल के माध्यम से फल व बीजों का प्रकीर्णन संपन्न करते हैं। ठीक है, तो जल द्वारा जो बीज का प्रकीर्णन है बच्चों मुख्यतः जलीय पादपों में संपन्न होता है। ठीक, यह श्लेष्मा युक्त अथवा जल की सतह पर तैरने योग्य होते हैं। ये फल और बीजों की बात की जा रही है। जो फल और बीज होते हैं जलीय पादपों में बच्चों वह श्लेष्मा युक्त तथा जल की सतह पर तैरने योग्य होते हैं, फ्लोटिंग इनकी नेचर होती है। ठीक है, यह निलंबों में स्पंजी या एयर कैविटी युक्त फल को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, जो निलंबो है उसमें जो फल होते हैं वो स्पॉन्जी तथा एयर कैविटी युक्त होते हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, निलंबो है, उसके जो फल है उनमें एयर कैविटी पाई जा रही है और स्पंजी स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह जल स्रोत की सतह पर आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं तथा फल भित्ति के नष्ट होने पर मुक्त बीज अंकुरित होते हुए नए पादप का निर्माण कर रहे हैं। बच्चों एयर कैविटी पाई जा रही है, एयर कैविटी जो है उसके जो माध्यम है उसके माध्यम से बीज बाहर निकलेंगे और अनुकूल वातावरण होने पर जो है बीजों का अंकुरण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड है कोकोनट में बाह्य फल भित्ति झिल्ली में व मध्य फल भित्ति रेशे में होती है। जो कोकोनट है उसमें जो बाह्य फल भित्ति होती है बच्चों वो झिल्ली में होती है, मध्य फल भित्ति रेशे में होती है, जो पादप सतह पर फलों को उत्प्लावकता का गुण प्रदान करती है। ये जो झिल्लियाँ हैं विशेष प्रकार की, ये पादप सतह पर फलों का कौन सा गुण उत्पन्न प्रदान करती है? उत्प्लावकता का, फ्लोटिंग नेचर। ठीक है, तो यह उचित स्थान तक स्थानांतरित होकर तटीय क्षेत्रों में अंकुरित होते हुए नया पादप बनाते हैं। ठीक है, जो कोकोनट है उसकी विशिष्ट संरचना के कारण बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हुए अंकुरण को दर्शाते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, ये हो गया सेकंड अपना जल द्वारा बीज प्रकीर्णन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जंतुओं द्वारा बीज प्रकीर्णन की परिघटना। स्टार्ट करते हैं। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पादपों के बीजों में नुकीली अतिवृद्धियाँ पाई जाती है जिसके माध्यम से फल व बीज आसानी से स्थानांतरित होते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे बीज होते हैं उनमें क्या नुकीली अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं। अब वो नुकीली अतिवृद्धियों के कारण क्या होगा, मान लीजिए कोई जंतु है उस पौधे के या पादप के आसपास से निकल रहा है, उससे मान लीजिए रगड़ खाता है, तो जो बीज है वो नुकीली अतिवृद्धियों के माध्यम से क्या है उस जंतु विशेष पर स्थानांतरित हो जाएंगे। जहाँ जहाँ वो जंतु जाएगा वहाँ वहाँ जो है जो लगे हुए बीज है वो नीचे गिरेंगे। संभावना ये है कि बीज प्रकीर्णन की जो घटना है अधिक क्षेत्र में हो पाएगी। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं इसके। ट्रिब्यूलस में कंटक सदृश संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, ट्रिब्यूलस में कंटक समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि एक तरह से अतिवृद्धि है किसकी? बीज की। इसके अतिरिक्त मार्टिनिया में भी फल हुक समान अतिवृद्धियों से युक्त होता है।
मार्टिनिया प्लांट है उसमें भी जो फल होता है वो हुक के समान संरचना को दर्शाता है। इनके द्वारा यह नुकीली संरचना युक्त फल सजीव सतह पर संलग्न होकर स्थानांतरण दर्शाते हैं। ठीक, आसान है बच्चों। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी चीज़ का जब डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन को आप समझा रहे हैं, तो जो परीक्षक होता है, एग्जामिनर होता है, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसके उचित उदाहरण भी प्रदान करेंगे। तो हमेशा याद रखिए विज्ञान विषय में उदाहरणों का महत्व है, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप डिस्क्राइब कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर ऐड करें। ठीक है बच्चों, थर्ड हो गया जंतु द्वारा प्रकीर्णन। फोर्थ पढ़ते हैं अब नेक्स्ट, खाने योग्य फलों के द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है, विभिन्न सजीव अनेक फलों का खाने योग्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। विभिन्न सजीव जो है फलों का उपयोग खाने योग्य सामग्री के रूप में करते हैं। यह खाने योग्य फल उपयोगी भाग के पश्चात अपशिष्ट सामग्री के रूप में बीजों के निष्कासन को दर्शाते हैं। मान लीजिए किसी जंतु ने किसी विशिष्ट फल को खाया, तो उसका उपयोग भाग खाने के बाद में अपशिष्ट रूप में जो है बीजों का ये निष्कासन जंतु कर देते हैं। अब ये अवशिष्ट जो बीज होते हैं जो निष्कासित किए जाते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, ये भी स्थान परिवर्तन को दर्शाते हैं। क्यों? मान लीजिए किसी जंतु विशेष ने पर्टिकुलर किसी एक जगह पर उस फल का सेवन किया, लेकिन विष्ठा के रूप में जब ये उस बीजों का निष्कासन करेगा तो हो सकता है कि वो किसी अन्य स्थान पर करे। तो इसी प्रकार के इन्हीं माध्यमों के द्वारा भी जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट जो है मेथड वो पढ़ते हैं हम, जिसके द्वारा प्रकीर्णन संपन्न होता है। ये भी कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। बाई एक्सप्लोजिव मेथड। एक्सप्लोजिव मेथड के द्वारा सीड डिस्पर्सल किस प्रकार होता है? ठीक, कुछ पादपों में फल परिपक्व होने के पश्चात संलग्न स्थलों से अथवा संयोजन भित्तियों से तेजी से पृथक हो जाते हैं। यह तेजी से संयोजन भित्ति के फटने पर बीजों के प्रकीर्णन कर देती है। यह बीज तीव्रता से निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे कि परिपक्व जो लेग्यूम के प्रस्फुटन पर बीजों का प्रकीर्णन होता है। बाल्सम नामक एक पौधा है, उस जो फल के प्रस्फुटन पर फल भित्ति जो है बाह्य दिशा में कुंडलित हो जाती है तथा बीज आसानी से प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए कोई फल है, फल जो है पौधे पे लगा हुआ है। ठीक है, फल अपने विकास की अवस्था को दर्शाएगा। ठीक है, विकास की जो अंतिम अवस्था है उसमें फल जो है बच्चों वो सूखने लगता है। ठीक है ना, सूखने के कारण जो है उसकी जो फल भित्तियाँ हैं उस पर दबाव पड़ता है। ठीक है, और परासरण दाब की वजह से जो है कई मामलों में वो जो भित्ति है फल भित्ति वो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है। तो फल भित्ति के टूटने से या ब्लास्ट होने से जो बीज हैं वो उस पादप के आसपास बड़ी तीव्रता से बाहर निकल जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में जो है अंकुरण को दर्शाते हैं। ठीक, इसका उदाहरण जो आपने पढ़ा है अपने लेग्यूम और बाल्सम। ठीक है, एक इसका और जो है क्लासिकल एग्जाम्पल है बच्चों, इक्बेलियम इलेटरम। ठीक है, ये एक विशिष्ट प्रकार का पादप है। इसमें क्या है, फल व्रंत से संलग्न अवस्था तक फल का परासरणी दाब नियंत्रित रहता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि फल पादप से लगा हुआ है। ठीक है, तो उस अवस्था में क्या है, फल और जो मात्र पादप का जो व्रंत है उसका जो परासरणी दाब है वो संतुलित रहता है, नियंत्रित रहता है। लेकिन फल के परिपक्व होने पर फल व्रंत से फल के पृथक्करण के साथ उच्च परासरणी दाब द्वारा फल से बीज निकटवर्ती क्षेत्रों में चारों ओर से तेजी से प्रकीर्णित हो जाते हैं। जैसे ही फल जो है फल व्रंत से अलग हुआ बच्चों, फल के अंदर जो है क्योंकि फल व्रंत से अलग हो चुका है तो परासरणी दाब में भिन्नता आ गई, तो फल के अंदर जो है उच्च परासरणी दाब के कारण जो है
फल से बीज निकटवर्ती क्षेत्रों में चारों ओर तेजी से प्रकीर्णित हो जाते हैं। यह फल पृथक्करण के समय फव्वारे के समान बीजों को प्रकीर्णित करता है। यह फल पृथक्करण के समय फव्वारे के समान बीजों को प्रकीर्णित करता है, अतः इसे बौछार करने वाला खीरा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट है। बौछार करने वाला खीरा इक्वेलियम इलेटेरम पूछ सकते हैं आपसे, या ये भी पूछता कि इस विशिष्ट पादप में जो बीज प्रकीर्णन की जो विधि होती है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है समाप्त होता है। बीज प्रकीर्णन का जो विशिष्ट टॉपिक है वो भी इसी के साथ में समाप्त हो गया है। इस टॉपिक में हमने 2 वीडियो लेक्चर के द्वारा समझने का प्रयास किया है। फर्स्ट जो लेक्चर था वो, और सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो थैंक यू देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम कोई अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।